चलिए, देखिएगा, संविधान की शुरुआत हमने की थी और संविधान के अंतर्गत जो है हमने स्टार्ट किया कि संविधान की जो पृष्ठभूमि है, संविधान कैसे हमारे तक पहुंचती है या आज जो संविधान है हमारा, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है? और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण जो है भारत में अंग्रेजों ने अपना काम करना चालू किया और काम करने के साथ-साथ जो है ध्यान रखिएगा इस बात को कि उनके प्रशासन का नियंत्रण जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया या उसके अंतर्गत जितने भी बातें चली आती है ना? जितनी भी चीजें चली आती है उसमें सबसे पहला था कि अंग्रेजों ने व्यापार करना स्टार्ट किया था, ठीक है? व्यापार किया, व्यापार के साथ-साथ जब उनको समझ में आ गया कि व्यापार के अलावा हम प्रशासन कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? प्रशासन स्टार्ट कर दिया। अब जब प्रशासन स्टार्ट किया तो प्रशासन में कुछ नियम होते हैं, है ना? और नियम के आधार पर जो है ये सारे एक्ट उन नियमों के आधार पर लगाए गए जो अंग्रेजों ने हमारे भारत पर या भारत पर लागू किया था। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया, याद रखिएगा, तो पहले तो सबसे पहले कुछ घटनाएं थी कि जिसके कारण उन लोगों ने ये सब काम स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहला एक्ट जो लाया गया था वो था 1773 का एक्ट, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पर जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले एक्ट का नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है? दूसरा एक्ट जो था उसे 1781 में लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया इसे, है ना? तो ध्यान रखिएगा, याद करते चलिएगा। पहला एक्ट का नाम देखिए, अगर आप एबीसीडी से याद करते हैं ना तो किसी भी अल्फाबेट्स में जल्दी पहुंचेंगे आप, है ना? मतलब कोई वोकेबुलरी पर आप जल्दी पहुंचेंगे। तो नाम याद करते चलिएगा। 1773 को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। 1781 को क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब होता है कि 1773 में जो गलती की थी उसको सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, ठीक है? इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट, याद रखिएगा। ये पिट्स जो है ना, ये ब्रिटेन के पीएम थे उस समय, उन्होंने लाया था, इसलिए इस नाम दे दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट, है ना? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद 1786 का कर्नावालिस एक्ट, याद रखिएगा, है ना? कर्नावालिस एक्ट इसलिए इसको बोलते हैं बिकॉज इसको ना एक व्यक्ति, जैसे क्या होता है, आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाइए, है ना? मतलब भारत सरकार के लिए जो है ना, जैसे अजीत डोभाल को जानते हैं आप लोग? बताइए, अजीत डोभाल का नाम सुना है आप लोगों ने अभी तक? नहीं सुना है? नाम नहीं सुना है? भारत के रक्षा सचिव हैं, है ना? भारत के जो एनएसजी है, याद रखिएगा, नेशनल जो हमारा सिक्योरिटी होता है ना? नेशनल सिक्योरिटी के चीफ है, याद रखिएगा, अजीत डोभाल, है ना? अब मान लीजिए, अभी आपने धुरंधर मूवी देखी है कि नहीं देखी, पहले ये बताइए। वो भी नहीं देखी है? ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको ये जानकारी मिल जाए कि क्या घटना हुई, है ना? मतलब ये मैं नहीं बोल रहा कि मूवी जाके देखिए और मूवी में घुस जाइए, ऐसा नहीं। मूवी के जो टेम्पर होते हैं ना, जैसे कि उसके जो वैल्यूज होते हैं, उस वैल्यू को समझेंगे आप, अजीत डोभाल की वैल्यू, उसमें वैल्यू समझ में आ जाएगी आपको, है ना? अजीत डोभाल की पूरी जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इसमें आपको अदा किया आपने देखने को मिलेगा, वैसे ही गेटअप बनाने का प्रयास किया। तो आप एक बार थोड़ा सा रील्स देख लीजिएगा, है ना? मतलब ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या घटना हो रही है इसमें, ठीक है? चलिए, तो आपको याद रहेगा। तो जैसे मैं बता रहा था, अजीत डोभाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे लिए, या बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना? तो अगर भारत सरकार वो अपना शर्त रख दे उनके सामने, बोले कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो भारत सरकार बोले कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए आपको बताइए, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर घटना घटी थी कार्नावालिस के लिए, जिसे 1786 का एक्ट कहा जाता है ना? कार्नावालिस का एक्ट, याद रखिएगा, क्योंकि पीएम ने बोला सर चलिए प्लीज भारत चले जाइए, भारत गवर्नर बन के चले जाइए। तो कार्नावालिस को भेजने के लिए जो है ना 1786 में ये बोले मेरे को दो शर्त चाहिए। पहला कि काउंसिल में गवर्नर का आदेश इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब मैं जाऊंगा तो काउंसिल की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी और मेरा इंपॉर्टेंस ज्यादा होना चाहिए। दूसरा बोला कि मुझे सेनापति बनाओ, है ना? मतलब मुझे ब्रिटेन के सेना का सेनापति होना है, तब मैं जाऊंगा भारत, ठीक है? तो ये कार्नावालिस ने शर्त रखा था, ठीक है? चलिए, तो मैंने एक प्रोफार्मा दिया आपको कि कहां कहां पर कौन कौन से एक्ट आए थे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे टोटल एक्ट जो भारत में संविधान बनने से पहले जो टोटल एक्ट आए थे ना, वो इस लेवल के थे। अब इसको हम लोग ने दो भाग में बांटा। एक भाग वो जब कंपनी का शासन चल रहा है, एक भाग वो जब कंपनी खत्म हो चुकी है और भारत में पीएम या जो क्राउन है, ब्रिटेन का क्राउन जो है, उसका शासन चल रहा है, ठीक है? तो आपको याद रखना है 1858 को ये मीडिएटर वाला टाइम है ना? क्योंकि 1857 को क्या हो गया था? एक क्रांति हुई थी, आपको याद रखना होगा कि 1857 क्रांति के बाद जो है कंपनी को बंद कर दिया गया और कंपनी के बाद जो है शासन कौन का स्टार्ट कर दिया? सम्राज्ञी ने स्टार्ट किया, क्राउन ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? अब क्राउन ने स्टार्ट किया तो 1861, 1873, 76 तो दोनों कॉमन नहीं है, बट याद रखिएगा 1892, 1909, 1919 और 1935। आज हमारा टॉपिक क्या है? 1935 का है, ठीक है? चलिए, तो चार्टर एक्ट आया था 1793 में, है ना? इसको चार्टर एक्ट के तौर पर जानते हैं। 1813 का एक्ट आया था, याद रखिएगा। 1813 के बाद 1833 का एक्ट आया और उसके बाद 1853 का एक्ट आया, ठीक है? और उसके बाद जो है 1853 के बाद, याद रखिएगा, 1857 की घटना घटी थी, उसके बाद 1858 का एक्ट आप पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना? ये 1861 का एक्ट है और उसके बाद याद रखिएगा 1892 का एक्ट। 1892 के बाद जो है 1909 का एक्ट हमने पढ़ा और उसके बाद जो है 1919 का एक्ट पढ़ा, बार्टिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है? और उसके बाद याद रखिएगा आज हम पढ़ने वाले हैं
हाँ, उन्होंने दिया था हमको, लखनऊ पे। हाँ, ठीक है। चलिए आते हैं 1919 के बाद जो है, बोलिए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी गैर सरकारी सदस्य होंगे, है ना, तो गैर सरकारी सदस्यों में जो अधिकांश संख्या होगी वो संख्या हमारी होनी चाहिए, यानी भारतीयों की होनी चाहिए, गैर सरकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं, ये हमने किया था। अगस्त प्रस्ताव में क्या दिया हमने, देखिए एक चीज और समझिएगा। अगस्त प्रस्ताव जब हम लेकर आते हैं ना, जैसे हमने अगस्त प्रस्ताव डिस्कस किया था, तो इंग्लैंड में जो बदलाव हुआ ये अगस्त प्रस्ताव के अकॉर्डिंग हुआ था, है ना, इंग्लैंड में बदलाव कर दिया गया था, है ना? और उसके बाद जो है, आप यहां पर सिर्फ दो बातों को ध्यान रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव में हमने उनको बोला कि हमको ये चाहिए, लखनऊ पैक्ट हमने भेज दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको क्या देने वाले हैं, भारतीयों को प्रशासन का सिस्टम देने वाले हैं। ठीक है, तो भारतीयों को प्रशासन देंगे, लेकिन पूरे तरीके से नहीं देंगे। हम कैसे देंगे उसको, क्रमिक रूप से देंगे। क्रमिक का मतलब होता है, जैसे मैं बता कल ही आपको समझाया था कि जब आपको बोला जाता है ना कि जैसे आपके पेरेंट्स आपको बोल देते हैं कि स्कूटी लेंगे आपके लिए, है ना, ऐसे बोल दिए, कब लेंगे नहीं बोलते हैं, है ना, बस बोल दिए लेंगे, तो आप खुश हो जाते हैं। उस टाइम जो बोलेंगे बर्तन धोना बर्तन धो देंगे, जो करना है कर देंगे, है ना। लेकिन फिर क्या होगा, आपके दिमाग में चलता रहेगा, 2 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, कब होने वाला है ये, है ना, कोई टाइम डेट तो दीजिए। तो वैसे ही अंग्रेजों ने कोई डेट नहीं दिया, बस क्या बोला कि हम भारतीयों को प्रशासन में हिस्सेदारी दे देंगे, बट कब देंगे नहीं पता, है ना। तो ये था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने आपको लॉलीपॉप दिया, है ना, और हमने ले लिया, है ना। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय प्रशासन में हिस्सेदारी हमको मिल गया है। और दूसरा याद रखिएगा, स्वायत्त शासन क्या होता है। आज जो हमारा पंचायत है ना, उसको बोलते हैं स्वायत्त शासन, यानी आप अपने जगह पर खुद राज करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम हम डेवलप करेंगे आपके लिए। ये सब अगस्त प्रस्ताव में रखा। तो हम अब यहां पर अगस्त प्रस्ताव जैसे आता है ना, गरम दल और नरम दल में नरम दल बहुत खुश हो जाता है, उत्तरदायी शासन मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे सरकार हमारी, हमको कुछ होगा तो सरकार संभालेगी हमको, अकाल पड़ेगा तो वो मैनेज करेगी हमको, है ना, सब कुछ। तो हम खुश हो रहे थे यहाँ पर। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नेता थे वो खुश नहीं हो रहे थे। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि अब दोनों के बीच में जो है ना, अब प्रशासन बहुत डेवलप हो रहा है, प्रशासन बहुत अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे हमारी जगह बन रही है ना। ब्रिटेन के कानून के आधार पर भारत में भारतीयों की जगह बन रही है, और भारतीयों की जब जगह बनेगी तो हमारे लोग यहाँ पर शामिल होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये कुछ समझ लीजिए, आप कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर आप भरोसा नहीं करते होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति होगा आपकी लाइफ में जिस पर भरोसा नहीं करते बिल्कुल, है ना। तो उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आपका दोस्त उस पर भरोसा करता है ना, आपका जो दोस्त है वो उस पर भरोसा करता है, इसलिए आप उसके भरोसे पर भरोसा करते हैं। और यही हमारे साथ प्रॉब्लम थी कि हम नेहरू की बात पे भरोसा करते थे, है ना, गांधी जी की बात पे भरोसा करते थे, और वो भरोसा करते थे अंग्रेजों पर। और ऐसे करके जो है हमारे साथ लंबा एक प्रशासन चलता रहेगा। और इसी कारण से आज आप देखते हैं आपके घर के घर नहीं, प्रशासन में जो है नेहरू जी का फोटो, गांधी जी का फोटो है। तो ये सब इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि प्रशासन में उन्होंने जो काम किया है या अंग्रेजों के साथ जो भी डील किया है उन्होंने किया है ना। हम उसको आज केवल पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने कंप्लीट किया था, 1919 के एक्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हाँ, अगस्त में लाया था, इसलिए इसको अगस्त बिल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। हाँ, उन्होंने बोला था कि आपको ऐसा देंगे हम, है ना, ऐसा देंगे, बट अभी तक नहीं हुआ था ये, है ना। तो ये जो 5 में से 4 के बारे में बात हो रही है ना, इसमें वैल्यू की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है ना। तो हमारे पास जो संख्या होगी उसमें हमने इतना कवर करेंगे कि भारतीयों को जगह देना चालू कर देंगे। बट कौन भारतीय होगा इसमें, ये बात नहीं बताया जाएगा। जैसे राजाओं को जगह दे दिया, जैसे किसी अंग्रेज के इंपॉर्टेंस व्यक्ति को जगह दे दिया, है ना। भारतीय नेताओं को, जो कि लोकल नेता है ना, कि ये समुदाय के नेता ये है, उनको जगह ना मिले तो क्या होगा। तो ऐसे में नुकसान होना चालू हो गया, और उसका असर यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। एक मोहम्मद सफी करके है, और एक सिन्हा है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आते वापस। ठीक है, 1935 में ध्यान रखिएगा, 1935 का एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, पहले इसके इंपॉर्टेंस को समझिएगा, वर्तमान में इसको कैसे देखते हैं आप, है ना। तो 1935 का एक्ट जो है ना, इसे कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम, याद रखिएगा, इसे भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब भारत सरकार के तौर पे इसे जब जानते हैं हम लोग, तो इसका मतलब है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जितने भी एक्ट आपने पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका ये एक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये एक्ट लाया गया था, है ना, ये एक्ट लाया गया था, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है पहले ये समझिएगा। तो आज जो हमारा संविधान है, आज का जो संविधान अगर आपसे पूछा जाए किससे बना है, तो इसी से बना है ना, मेनली इसी से बना है। मतलब 1935 के एक्ट का 70% 60% भाग आज हमारे संविधान में, याद रखिएगा, है ना। मतलब यही संविधान है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान संविधान का
जो हिस्सा है या वर्तमान संविधान जो हमारा बनाया गया है वो किससे लिया गया है? तो अलग अलग देशों से लिया गया है। सबसे बड़ा भाग किसका है? तो याद रखिएगा ये 1935 एक्ट का है। ठीक है, तो आज के संविधान का लगभग 60% स्ट्रक्चर या भाग 1935 के एक्ट से शामिल। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सभी एक्ट के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, याद रखने का तरीका होता है। जैसे 1909 कैसे याद रखेंगे आप? तो 1909 को याद रखेंगे चुनाव का तरीका, चुनाव के लिए याद रखते हैं उसको। ठीक है, 1919 को याद रखते हैं हम लोग स्वायत्त शासन और भारतीयों की हिस्सेदारी में बढ़ाने के लिए, है ना? तो इसको बोलेंगे उत्तरदायी शासन प्रणाली, रिस्पॉन्सिबल सरकार। ठीक है, 1935 को कैसे याद रखेंगे? तो यहां पर हमको पूरा दिल खोल के चीजें मिलेंगी, जिसके कारण आज हमारे संविधान में पूरा इससे भर दिया गया है ना। मतलब हमने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। अब यहां से आपको लड़ाई याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सी लड़ाई हमने लड़ी है। ठीक है, तो अब हम इसके थोड़े पृष्ठभूमि में चलते हैं, देखिएगा क्या घटना घट रही है और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक संविधान का है, थोड़ा सा टॉपिक इतिहास का है। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत होता है कि 1919 में आपको एक लास्ट लाइन मैंने बताया था कि 10 साल के बाद क्या मिलेगा? समीक्षा करने के लिए एक टीम आएगी या एक कमेटी आएगी। 10 साल बाद या 10 साल में समीक्षा के लिए आयोग को भेजा जाएगा भारत। ये बात याद होगी, कल हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम में कि 1919 में लास्ट टाइम जो है 10 साल बाद एक आयोग आएगी, है ना, और आयोग क्या करेगी? यहां समीक्षा करेगी कि जो मैंने 1919 में यहां पर लागू किया है वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। कल मैंने एग्जांपल दिया भी था कि घर में कोई पाइपलाइन होता है या कोई भी एरिया में जब कुछ कंपनी इसको लगाती है तो हर 2-2 साल में 3 साल में अपने सर्वेयर भेजती है और चेक करने के लिए बोलती है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है ना। तो यहां पर जो है ना सबसे बड़ी टेंशन क्या थी, क्यों ऐसा हो रहा था? तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर एक सरकार है जिसे कहा जाता है बर्कन हेड की सरकार, है ना, बर्कन हेड। ये नाम याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी नाम ऐसे ही मिलेंगे कुछ आपको, है ना। तो यहां पर कौन है अभी पीएम का, मतलब ब्रिटेन का पीएम कौन है? बर्कन हेड है ना। बर्कन हेड की सरकार है, याद रखिएगा। और बर्कन हेड की सरकार ना थोड़ी सी तिलमिलाई सरकार है। जैसे मैंने कुछ नाम बताया है आपको, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे अच्छी सरकारों के तौर पर देखेंगे ना तो कुछ कुछ सरकार अच्छी सरकार, जैसे एटली सरकार, है ना, ये ध्यान रखिएगा। एटली सरकार, अगर आपको पूछा जाए कि आपको स्वतंत्रता किसने दी है तो एटली सरकार ने दी है ना। और रेगुलेटिंग एक्ट किसने उठाया दिया आपको? सबसे पहले देखिए सरकारों के बाद में ना आपको, जैसे आप बोलते हैं ना कि कुछ सरकार आते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। जैसे अगर आपको ये पता हो, अगर आप जन्म ले चुके होंगे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, है ना, तो आपको लगेगा कि उस समय भारत की जो उदारवादिता थी, उस समय जो हमारा पैशनेट था, भारत जैसे चल रहा था, है ना, भारत की जो वैल्यू थी वो अच्छी मानी जाती है अटल बिहारी वाजपेयी के समय की, है ना। लेकिन फिर जो है कभी कभी जो है किसी किसी सरकार के बारे में सुना होगा आपने, उस समय ये घोटाला हो गया, उस समय ये प्रॉब्लम आ गया, ये समय ये अच्छा हो गया, है ना। तो सरकार के टाइम के हिसाब से ही आपका जो भारत देश है या अपने अपने देश अलग अलग चलते हैं, है ना। तो इसी टाइम जो है ना, अगर सबसे पहला अगर आपको सबसे अच्छे व्यक्ति का नाम याद रखना है कि ब्रिटेन में ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने भारत को आजादी देने में समर्थन किया था, है ना, तो याद रखिएगा एटली की सरकार। ये उदारवादी सरकार है, याद रखिएगा। इसने बोला कि भारत का समर्थन करेंगे हम आजादी में, है ना। इसने स्टेटमेंट दिया कि हम भारत को समर्थन करेंगे कि वो उपनिवेशक बनना चाहेगा या डोमिनेंट स्टेट बनना चाहेगा या फिर हम स्वतंत्र करना चाहेंगे उसको। तो बोला हम स्वतंत्र करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ना एक नाम याद रखिएगा, जब ये था एटली था तो लॉर्ड माउंटबेटन आया था। आपको नाम सुना होगा आपने, अगर इतिहास को कभी पढ़ा होगा तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कहा जाता है कि वो एक राजकुमार था, यानी पूछा जाता है कि कोई ऐसा कोई ब्लड रिलेशन जो पूरे वायसराय में जो राजकुमार बनकर यहाँ पर आया हुआ था, यानी वहां तो वो राजकुमार था और यहाँ वायसराय का काम करने आया था, है ना। और आपको पता होगा कि जब भारत से आजाद होता है, भारत पूरी तरीके से ब्रिटेन से आजाद होता है, तो आजादी के बाद जो है ना लगभग 6 महीने उसके बाद भी रहा था ये, है ना। मतलब आजादी हो चुकी है, ब्रिटेन जा चुका है, धीरे धीरे सभी लोग चले गए वापस, लेकिन ये 6 महीने तक और रुका था। इसका कारण बहुत सारा था। नेहरू जी की किताब है ना, कई बार आपने सुना होगा, कई कई बातें आपने सुनी होगी, तो कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कई बातें ऐसा यहाँ पर सामने आएगी लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, है ना। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप पीएम के नाम को कुछ थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखें, ठीक है। तो एक नाम याद रखेंगे, बर्कन हेड की सरकार, है ना। और ये टाइमलाइन क्या है तो याद रखिएगा 1919 की बात की कहानी है ये। 1919 के बाद में जो है बर्कन हेड की सरकार बनी हुई है, और बर्कन हेड की सरकार तिलमिलाई सरकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा परेशान है ना। और परेशान क्यों है? क्योंकि भारत में स्थिति ये बन चुकी है कि अगर भारत के ऊपर इतना, देखिए ये 1919 के आसपास की बात है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है अब इधर, है ना। अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, बर्कन हेड की सरकार आती है, तो स्थिति ये होती है कि अब ब्रिटेन ना कमजोर हो गया है ना, ब्रिटेन कमजोर हो चुका है। अब ब्रिटेन कमजोर हुआ है तो अब यहां पर क्या है, भारत से
अधिक से अधिक सपोर्ट की जरूरत है उसको, है ना। और सपोर्ट के साथ साथ ये भी जानता है वो कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो भारत हमारा, एक तो पहली बात कि वर्ल्ड वॉर में जो है काफी लोग मरे थे, भारतीय सैनिक मर गए थे, है ना। आपने नोटिस किया होगा हमारे लिए कई चीजें बनी है वर्ल्ड वॉर के संबंध से, है ना। तो जब ये भारत सपोर्ट करना धीरे धीरे कम कर रहा है उसको, भारत की कांग्रेस सपोर्ट करना बंद कर रही है, ठीक है। तो भारत में क्या हुआ कि बर्कनहेड की सरकार आई और बर्कनहेड की सरकार ने जो है इस बात का प्रयास किया कि भारत का सपोर्ट किस तरीके से ले लिया जाए। लेकिन समझ के देखिएगा, जब आप अपने छोटे भाई को समझाते हैं ना और उसके पास 50 रुपए होता है और आपके पास 20 रुपए होता है और आपको चाहिए होता है कोई सामान जो आपको पसंद है उसको लेना है और आपको 40 रुपए की जरूरत है, आप उसको कैसे समझाएं कि वो अपना पैसा आपको दे दे, है ना। और यहीं पर बर्कनहेड बड़ा भाई है, छोटा भाई भारत है अभी, है ना। भारत के पास 40 रुपए 50 रुपए है, उसके 20 रुपए है, वो कैसा बात करे। और लेकिन जब वो नहीं देता तो कितना ज्यादा गुस्सा आता है ना। वही बर्कनहेड की सरकार है अभी, है ना। बर्कनहेड को गुस्सा आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, तो वो सोचता है ना क्यों ना मैं जो, देखिए 19 वाली काम हुई थी, अभी 1919 बीत चुका है, अब 10 साल बाद समीक्षा के लिए कब आएगा, 29 में आएगा, समीक्षा 29 में होगी। बोलता है मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मैं एक काम करता हूं, मैं एक व्यक्ति को यहां भेज देता हूं भारत में ताकि वो सपोर्ट लेकर आ जाए मेरे पास, है ना। होता है ना कि आप मीडिएटर से बात करवाते हैं, जैसे आपको पापा से कुछ काम है तो मम्मी को बोलेंगे मम्मी ये वाला बात है थोड़ा कर देना, ऐसा, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली यही है कि बर्कनहेड ने किसको भेज दिया। अब बर्कनहेड ने बोला कि एक काम करो, 1927 हो चुका है, आप एक काम करो साइमन कमीशन कर दो यहां पर। तो 1927 में जो है साइमन कमीशन को भेज दिया, है ना। अब साइमन कमीशन तो जो बर्कनहेड ने सोच के भेजा था कि अच्छा होगा और ये रिप्लाई लेकर आएगा तो उसके हिसाब से मैं काम करूंगा, है ना। और फंस गया यहां पर और ज्यादा बर्कनहेड, क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन के साथ तो हमारे साथ और दिक्कत बढ़ गई, है ना। भारत और साइमन कमीशन का पटा ही नहीं। अब क्यों नहीं पटा, तो आपको मैं ये बता देता हूं यहां पर कि इसमें साइमन जो था, है ना, अध्यक्ष था और इसके साथ जितने सदस्य टोटल 7 लोग थे, याद रखिएगा, है ना, 7 लोग थे और इसमें कोई भारतीय नहीं था। अब कोई भारतीय एक भी शामिल नहीं है और भारत में आप एक तरीके से सर्वे करने आए हैं, कैसे पता चलेगा भारत की प्रॉब्लम क्या है आपको, है ना। पहले तो भारतीय को शामिल करना चाहिए था इस कमीशन में एक आध, है ना। आपने शामिल ही नहीं किया, अब जब शामिल नहीं किया तो हम पसंद ही नहीं करेंगे उसको। सोच के देखिए, आप जिस ग्रुप में सर्वे करने जा रहे हैं उस ग्रुप का, उस जगह का एक व्यक्ति भी आप नहीं है। आपने नोटिस किया होगा जब जब कोई व्यक्ति सर्वे करता है ना तो वहां का मुखिया को पहले पकड़ लेता है ना। जितने बार भी एग्जाम्पल देखिएगा कि जब भी कभी आप कहीं पर किसी से मिलने जुलने जा रहे हैं, जैसे शादी की बात भी करने जा रहे हैं ना, तो वहां के पहले से चाचा जी जो है आपके साथ में सपोर्ट में होंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, ऐसा राउंड सपोर्ट मिलता है। तो वैसे ही समझिए कि साइमन कमीशन को कोई सपोर्ट नहीं मिला और इसका असर ये हुआ कि भारत में ये जब कदम रखने जा रहे थे, इसका बगावत चालू हो गया। भारत में काले कपड़े पहनना, हाथ में पट्टी बांधना, झंडा दिखाना, काला झंडा दिखाना, दुनिया भर की साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगने लगे, ठीक है। बर्कनहेड और तिलमिला गया और गुस्सा आ गया इसको। ये वैसा जगह है जहां पर स्थिति बहुत खराब हो गई। अब खराब हुई तो बर्कनहेड ने बोला अरे रुक जाओ रे भैया, पहले उतरने तो दो, मतलब ट्रेन से उतरने नहीं दिया और चिल्लाना चालू कर दिया, है ना। काम तो करने दो, काम के बाद देखेंगे कि क्या सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये कई बार ऐसे कई सिचुएशन आए कि बर्कनहेड जो है बहुत हालत इसकी खराब हो गई, है ना। अब इन लोगों ने सारा कुछ सर्वे किया, जैसे तैसे करके दबाव में किया और 1929 में रिपोर्ट पेश की, है ना। इनकी रिपोर्ट बनते बनते जो है 2 से 3 साल लगे इसमें, लेकिन इनका रिपोर्ट मैटर अभी नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला काम यहां पर याद रखिएगा। लेकिन जब साइमन कमीशन आता है, इसके बारे में आप थोड़ी सी एक बात याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है साइमन कमीशन की जो स्थिति है अभी, और इस स्थिति के साथ जो है ना, एक चीज जब सबसे बड़ा देखी जाती है कि यहां पर सपोर्ट क्यों नहीं है, साइमन कमीशन को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, या भारत इसको किस तरीके से देखता है। तो भारत जो है साइमन कमीशन को एक जिस तरीके से देख रहा है, जिसमें हमारी प्रशासन को जो है ना, जैसे मोड़ तोड़कर सामने पेश करना, है ना। जब अपनी भाई से लड़ाई होती, छोटे भाई को मार दीजिए, नहीं नहीं पड़ा हुआ है फिर भी रोएगा वो अलग तरीके से, ठीक है। तो वो जो होता है उस घटना के बाद जो होता है उसके बाद तो पिटाई ही पड़ती है। वैसे ही सेम ऐसा लगा भारतीयों को कि अगर उस रिपोर्ट में भारतीयों का साइन नहीं होगा तो इसको जैसे तैसे करके मोड़ करके जो है पीएम के पास प्रस्तुत कर दिया जाएगा, है ना। अब उसका असर ये होता है कि भारत में जो है ना क्योंकि भारत में इस समय जो है मद्रास अधिवेशन किया जाता है ना। इस टाइमलाइन पर जो है याद रखिएगा, ये वो टाइमलाइन है जहां पर कांग्रेस ने तुरंत इमरजेंसी बुलाया और क्या कर दिया, एक मद्रास अधिवेशन कर लिया, है ना। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा बात ध्यान रखिएगा, जब भी ये घटना घटती है उसके साथ एक जो सामने चीज हमारे सामने आती है वो ऐसा क्या होता है। तो कांग्रेस ने जो है ना मद्रास में अधिवेशन रखा और साइमन कमीशन को क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। बोला कि हमें साइमन कमीशन नहीं चाहिए, है ना। तो साइमन कमीशन के नहीं चाहने पर जो है स्थिति बहुत गंभीर होगी, भारत में पूरा का पूरा गो बैक का नारे लगने लगे, स्थिति हो गया, है ना। कांग्रेस का अधिवेशन ध्यान रखिएगा 1929 के आसपास, है ना, 27 के बीच में और 29 के आसपास का है।
तो उस समय मद्रास का अधिवेशन हुआ, मद्रास अधिवेशन में बहिष्कार कर दिया गया, मतलब उसे बाहर कर दिया गया, याद रखिएगा, साइमन कमीशन को, है ना, इग्नोर करना चालू किया गया। अब उसके कारण जो है बर्कनहेड फिर से गुस्सा हुआ। अब बर्कनहेड क्या बोलता है, याद रखिएगा, बर्कनहेड बोलता है कि इतना हिम्मत है आप लोग का, इतना पढ़े लिखे हो भारतीय, है ना, इतनी हिम्मत है, इतनी पढ़े लिखे हो, तो खुद का संविधान बना के दिखाओ, मैं प्रशासन दे दूंगा। अब बर्कनहेड की इस बात से ना भारत में एक नया बिजली का तार दौड़ गया, समझ लीजिए। और स्थिति यह हुआ कि तुरंत जो है कांग्रेस ने एक विशेष सत्र बुलाया, है ना, नेहरू जी पहुंचे, नेहरू जी आए। अच्छा, नेहरू कौन है यहाँ पर, ये मोतीलाल नेहरू है, याद रखिएगा, नेहरू के पापा, है ना, मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। नेहरू जी अभी बच्चे हैं, मतलब ठीक है ग्रुप में है, बट अभी छोटा मोटा खेल खेलते हैं, ठीक है। अभी नेहरू कौन है, तो मोतीलाल नेहरू है, याद रखिएगा, है ना। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया, विशेष सम्मेलन, और सम्मेलन बुलाकर जो है क्या किया, एक रिपोर्ट बना दिया, है ना। बोला, इसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, याद रखिएगा, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट जो है किसने बनाया था, तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और 2-3 नेहरू का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू ने जो है इस रिपोर्ट को बनाया था, और इसे हम 13, है ना, 13 रिपोर्ट के आधार पर जानते हैं। यानी इन्होंने जो है 13, है ना, 13 शर्त रखी थी, या 13 जो है अपना अधिवेशन को सिस्टमेटिक किया था 13 शब्दों के अनुसार, है ना, 13 लाइन से आप कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से जो है नेहरू जी ने सम्मेलन बनाया, रिपोर्ट पेश कर दिया। बर्कनहेड बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, आप लोग तो सीरियस ले लिए, है ना। मतलब बर्कनहेड को पता चला कि जब संविधान सच में लोग बना सकते हैं, तो उसने बोला मैं मजाक कर रहा था, आप लोग सीरियस ले लिए, गलती हो गया, है ना। मतलब बर्कनहेड, देखिए ये जो घटना घटी ना, इसी से हमारे संविधान को एक नया रोशनी मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने तो ऐसे ही से बोल दिया, होता है ना, कभी कभी कोई बात लग जाती है, तो वैसे ही लग गई, सीरियस लिए भारतीय। और भारतीय जब सीरियस लिए, तो नेहरू जी ने क्या किया, सम्मेलन बुलाया और एक रिपोर्ट बना दिया। रिपोर्ट मिलकर 3 दिन में कंप्लीट कर दिया, बोला कि ऐसा ऐसा हमारा संविधान होना चाहिए, या हमारा ऐसा होना चाहिए। अब रिपोर्ट में देखिएगा क्या मांग आती है, इसी के अंतर्गत हमारे संविधान को छिपाया गया था, है ना। तो रिपोर्ट में सबसे पहला बोला गया, उत्तरदायी सरकार, है ना। दूसरा, डोमिनियन स्टेट स्टेटस, है ना। याद रखिएगा, उत्तरदायी सरकार का मतलब रिस्पॉन्सिबल सरकार, है ना, कि हम अपने इंटरनल मामले खुद देखेंगे, एक्सटर्नल मामले आप देखना, जैसे विदेशी मामले, संचार मामले आप देखो, राजस्व मामले आप देखो, लेकिन सारे अंदर के मामले। जीडीसी कॉलेज के बारे में कल उदाहरण दिया था मैंने, है ना। तो जीडीसी कॉलेज अपना पेपर खुद बनाती है, पेपर खुद चेक करती है, सारे नियम कानून खुद बनाती है, लेकिन सरकार के अंडर ही है, वो राज्य सरकार के अंडर ही है ना। तो ऐसा सिस्टम हम भारत को बनाएंगे कि भारत अपने इंटरनल मामले खुद करेगी, प्रशासन खुद करेगी, बाहर के मामले, विदेशी मामले, यानी विदेश के साथ उनका क्या रिलेशन होगा वो ब्रिटेन देखेगी, है ना। तो कुछ मामले को छोड़कर बाकी सारे मामले भारत देखेगी, उसको बोलते हैं हम डोमिनियन स्टेट, है ना। जैसे अभी एक बेटा कमा नहीं रहा है, तो वो डोमिनियन स्टेट में है, क्योंकि उसके पिताजी उसको पैसे देते हैं, है ना। जब वो कमाना चालू कर देगा, डोमिनियन स्टेट से बाहर निकल जाएगा, क्या देखिएगा। तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम अभी पूरी तरीके से पढ़े लिखे, जैसे साक्षर पूरा देश नहीं अभी, है ना, एजुकेशन के मामले में नहीं है, तो फिर हमारा खाना पीना जो है बहुत कमजोर है, हमारा काम कल्चर थोड़े कमजोर है। तो हमको चाहिए कि देखिए, अच्छा डोमिनियन स्टेट क्यों जरूरी होता है, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मान लीजिए कि डोमिनियन स्टेट अगर हम अचानक से, ब्रिटेन हमको आजाद कर देगा ना, तो दूसरा देश हम पर तुरंत के तुरंत कंट्रोल कर लेगा, तुरंत कर लेगा, है ना। तो ऐसे में हमको चाहिए कि हम एक देश के अंडर रहें अभी, ताकि वो हमारा मामला संभालते रहे, विदेशी मामला, और हम अपना धीरे धीरे चीजों को डेवलप कर लें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेट, याद रखिएगा। उपनिवेशक राज्य, है ना, हिंदी में से कहते हैं उपनिवेशक राज्य, ठीक है। तो हमारा उपनिवेशक थे, याद रखिएगा। इसी के साथ जो है एक शब्द और लाया गया था, याद रखिएगा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का मतलब है कि हम लोग जो है, अभी देखिए आपको पता है भारत की स्थिति क्या है, भारत जो है प्रांतों में बटा हुआ है, देशी रियासतों में बटा हुआ है। तो बोले कितने सारे राजा अपने अपने स्टेट को मतलब एक तरीके से प्रशासन कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्रिटेन प्रशासन कर रहा है, ठीक है। तो बोला कि कोई राजा वजह नहीं रहेगा, सब लोग एक मिलकर जो है एक देश बन जाएंगे। तो यहां पर इस नेहरू रिपोर्ट में आया था कि अखिल भारतीय परिषद या संघ की स्थापना करना, ठीक है। तो ये जो अखिल भारतीय सिस्टम है, इसको बहुत लेट हमको मिलेगा, है ना। मतलब ये अखिल भारतीय समझ पा रहे हैं कि अखिल भारतीय क्या होगा। जैसे अखिल भारतीय का मतलब, जैसे कि अभी जो स्थिति है उसमें 562 देशी रियासत है ना, 562 देशी रियासत हमारे देश में है, और लगभग 9 प्रांत है, याद रखिएगा, है ना, टोटल 9 प्रांत है। सबको मिला करके एक देश बनाने की बात की जा रही है, किसने बोला, नेहरू जी ने बोला है ना। तो यहां पर आता है अखिल भारतीय। अब उसके बाद क्या दिया जाए आपको, आपको दिया जाए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार दे दो हमको। अभी तक हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, ना वोट देने का अधिकार है,
वो जो सेट करेंगे उसी हिसाब से हमको चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो मौलिक अधिकार भी हमने मांग लिया, बोला कि हमारा मौलिक अधिकार हमारे संविधान में होना चाहिए, ताकि हमको जब आप पूछा जाएगा मौलिक अधिकार की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो यहीं से मानी जाती है। याद रखिएगा, हमने पहली बार यहां डिमांड किया था मौलिक अधिकार को, नेहरू जी के उस पर, ठीक है। तो ये बातें कुछ याद रखिएगा, जो कि हमने नेहरू रिपोर्ट्स में ये सब डाल दिया है ना। तो ये सब बातें, चार बातें तो मेनली याद रखिएगा, यही चार बातें हैं। उत्तरदायी सरकार के बारे में, दूसरा डोमिनेंट स्टेट के बारे में, तीसरा अखिल भारतीय संघ स्थापना और मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। अब हमने अपना पर्चा दे दिया बर्कनहेड को। बर्कनहेड बोला हमने मजाक किया था भाई, इसको सीरियस नहीं लेना था, लेकिन हमने बोला कि हमको सीरियस लेना है, और हमने बोला कि हमको ये सब चीज ना 1 साल के अंदर चाहिए। देते हो तो बताओ। बर्कनहेड बोला सोचते हैं, ठीक है। अब इसी सोचने के चक्कर में बर्कनहेड ने क्या किया, लॉर्ड इरविन को यहां भेज दिया, है ना। लॉर्ड इरविन समझौता आपने सुना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इरविन पैक्ट जो है, इसी के बाद जो है, अब ये 1 साल बीत चुका है ना। इधर ये वैसा कुछ है जैसे आपकी स्कूटी के लिए बात हुआ था कि पापा ने बोल दिया स्कूटी लेंगे बेटा, है ना। और ये 1 साल बीत रहा है और आप सोच रहे हैं कि अब तो 2 महीना हो गया, अब तो 6 महीना हो गया, क्यों नहीं हो रहा है ना। जबकि आपको बोला गया था कि आप 10th पास कर लोगे, 12th पास कर लोगे तो आपके लिए कुछ तो आएगा, तो आपने सोचा था वो आएगा। लेकिन फिर पापा ने एक चुरन दिया, बोला कि बेटा अभी थोड़ा सा ना गर्मी ज्यादा है, अभी थोड़ा सा ये वाला हमारा ये वाला प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करते 2 महीने में खत्म होगा, फिर ले लेंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज हुआ कि अब अंग्रेज ये बात बोल करके सो गए, है ना। सो गए मतलब अब उनका ध्यान नहीं है, और हम सीरियस हैं, बिकॉज हमने मेहनत किया है, रिपोर्ट बनाया, सब कुछ किया, हमने मेहनत किया, हम सीरियस है। हमने बोला 1 साल के बाद ये होना चाहिए था, 1 साल बीत गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ना इधर की बात हुई ना अंग्रेजों ने कोई बात किया, ठीक है। तो अब हमारी सीरियसनेस बढ़ती चली गई, और इसमें हमने क्या कर दिया, फिर एक कांग्रेस ने अधिवेशन कर दिया रावी तट के किनारे। याद रखिएगा इस बात को लेकर के कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, तो हमने कांग्रेस अधिवेशन किया कब, 1929 में, ठीक है। तो याद रखिएगा हमने ये कांग्रेस अधिवेशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं, और यहीं पर पहली बार जो है ना हमने बोला अब बेटा हमको 4 लाइन नहीं चाहिए, बिकॉज ये बीत चुका है टाइम, है ना। अब जब ये टाइमलाइन बीत जाएगा तो हमने बोला कि हमको ये नहीं चाहिए, अब हमको स्वराज चाहिए भैया, हमको स्वतंत्रता चाहिए पूरी की पूरी तरीके से, ठीक है। तो पहली बार जो है हमने कांग्रेस अधिवेशन कहां पर, लाहौर अधिवेशन, और किस नदी किनारे, ये एग्जाम में पूछा था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा लाहौर अधिवेशन के बारे में, क्योंकि यहीं पर हमने पहली बार वंदे मातरम गीत गा दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रावी नदी किनारे जो है हमने पहली बार क्या मांग लिया, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प ले लिया, है ना। मतलब यहां पर पारित हो गया कि अब हमको क्या चाहिए, सीधे से अब डोमिनियन स्टेट नहीं बनेंगे हम लोग, किसी के अंडर नहीं रहेंगे, हम खुद प्रशासन करेंगे, सारा सिस्टम खुद देख लेंगे, ठीक है। 1929 में जो है ये किया हमने, और ये एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये है 31 दिसंबर 1929, ठीक है। तो 31 दिसंबर को जो है हमने ये कर दिया, वंदे मातरम गीत गा दिया, और हमने क्या बोला, हमने बोला आने वाले 26 जनवरी के दिन, आपको याद है 26 जनवरी को हमारा लोकतंत्र जो है रिपब्लिकन हम बन गए थे इस समय, है ना। इसको क्यों बनाया गया था, इसका कारण यहीं पर छिपा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और यही कारण है कि हम 2 बार आजादी बनाए थे 1 साल में, और वो डेट था आपका, समझते चाहिएगा, कुछ फैक्ट्स यहीं से निकल कर आते हैं, एग्जाम में जब पूछे जाते हैं ना तो आपको लगता है ये कहां से आता है, एक्चुअली पूरी कहानी के बीच बीच में कुछ कुछ कहानी छिपी होती है। तो याद रखिएगा जब हमने बोला कि पूर्ण स्वराज चाहिए, तो हम किस दिन को सेट करते हैं इसके लिए, और यही कारण है जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमने 26 जनवरी को ही अपना संविधान क्यों लागू किया, क्योंकि हमने 1929 में ये बात बोल दिया था कि हम आजाद कब हो जा रहे हैं, 26 जनवरी को हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने उसी दिन संविधान को लागू कर दिया, और यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू कर लिया, ठीक है। तो 26 जनवरी का डेट इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ 1929 में हमने उसके लिए पूरा पहले बात प्लान कर लिया था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को जो है हम क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और इस दिन से हमने आजादी मनाना चालू कर दिया था, 30 में ही, याद रखिएगा। यहीं पर पहली बार जो है वंदे मातरम गीत गाई थी हमने रावी नदी के तट पर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब घटना खतरनाक हो गया, याद होगा बर्कनहेड की हालत खराब हो गई होगी, इतनी ज्यादा कंडीशन तिलमिलाया, सरकार गिर गई, याद रखिएगा, है ना। तो 1930 में सरकार गिर गई उसकी, क्योंकि भारत जो है अब अपने स्तर पर और एक लेवल ऊपर आ जा चुका है। बातें समझ में आ रही है आप लोग को, है ना। धीरे धीरे कहानी को सुनिएगा, धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिएगा, फैक्ट को याद कर लीजिएगा। कुछ कहानियां याद रहती है, बट कुछ कहानियां बोलती है कि मुझे दोहराओ तब मैं याद आऊंगी, है ना। तो ये दोहराने वाली कहानी याद रखिएगा, क्योंकि मनुष्य की जो घटनाएं होती है ना, मनुष्य के साथ जो घटनाएं घटती है उसको दोहराने की जरूरत पड़ती है। कभी भी आत्मकथा पढ़ेंगे आपको दोहराने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप बंदर और हाथियों की कहानी पढ़ेंगे तो कभी दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण क्या है, पाशर्व संहिता इसे कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको की कहानी सुना रहा हूं अपने बारे में, या कुछ, तो मैं अपने बारे में सुना रहा हूं तो आपको बहुत जल्दी याद होगा,
लेकिन जब मैं किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बताऊंगा, तो छोटी छोटी बातें जो है ना आपके दिमाग से निकल जाएंगी, है ना। तो ये घटना हमारे इतिहास की है और इतिहास की छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है ना। और इसमें जो फैक्ट आएगा उसको एमपी रखिएगा पहले, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि ब्रिटेन में सरकार गिर गई। सरकार गिरने का मतलब है हाँ सरकार बदल गई, है ना। बर्तन हेड को पता चल गया था कि मैं जाने वाला हूं और वो निकल लिया, है ना। अब यहां पर रेमजे की सरकार आती है, याद देखिएगा, रेमजे मैकडोनल्ड, है ना। तो रेमजे मैकडोनल्ड की सरकार आ गई, नई सरकार। रेमजे मैकडोनल्ड की सरकार आ गई है, बर्कन हेड की सरकार जा चुकी है ना। तो अब रेमजे मैकडोनल्ड आया तो इसने बोला कि भारत को कैसे कंट्रोल करें हम, बर्कन हेड ने तो पूरा बर्बाद करके छोड़ के गया हुआ है ना, स्थिति तो बहुत खराब है। तो अब उस जगह पर रेमजे ने बोला कि एक काम करते हैं, वायसराय चेंज करके जो है ना इरविन को भेज देते हैं। और यहीं पर जो है याद रखिएगा इरविन समझौता, है ना, गोलमेज सम्मेलन आपने सुना होगा। तो इरविन को जो है ना भेजा गया और इस समय जो है याद रखिएगा गांधी जी सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है अभी यहाँ पर, है ना। भारत में अभी सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? गांधी जी है। गांधी जी के बात के बिना कोई भी भारत में काम नहीं होता था, याद रखिएगा, है ना। अगर हो गया तो ये इंसान ना कहना चाहिए भूख हड़ताल में बैठ जाता था, है ना। हर बात पे भूख हड़ताल, है ना। कुछ भी अगर आपने मना किया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपने देखा है घर पे बच्चे कैसे बात बनवाते हैं, ठीक है। तो जब हुआ ये स्थिति, है ना, अब यहाँ पर रेमजे को लगा कि मुझे सबसे पहले किसको मनाना चाहिए भारत में? गांधी जी को, ठीक है। तो गांधी जी के लिए जो है ना पहले बोला कि एक काम करते हैं, कांग्रेस को बनाने का प्रयास करते हैं, मुस्लिम लीग को बनाने का प्रयास करते हैं और अंबेडकर जी को बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। अंबेडकर भी जो है अब एक समुदाय का, देखिए कांग्रेस में ना अंबेडकर नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, अंबेडकर को कांग्रेस में डाल देते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। वो पार्टी जो है ना अलग है, वो याद रखिएगा बंगाल से जीते थे हमेशा वो, है ना, अलग अलग जगह से जीते थे वो। सरकार जब आएगी, सरकार जब, क्योंकि देखिए इस तरफ आप कार्यपालिका की तरफ अभी नहीं जा रहे, अभी जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में समझ रहे हैं कि 1935 के आने से पहले क्या क्या हो रहा है, फिर 1935 आपके सामने आएगा तो आपको समझ आएगा कि ये सब क्यों हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर रेंजे की सरकार आई, इसने बोला कि मैं एक व्यक्ति को भेज देता हूं और वो व्यक्ति कौन है? इरविन को। इरविन को भारत भेजा गया, ठीक है। इरविन भारत आ गया। अब जब भारत आया तो इसके हिसाब से कौन कौन से सम्मेलन होंगे? तो गोलमेज सम्मेलन होते हैं इस समय में, याद रखिएगा, है ना। तो इरविन जब सबसे पहले आता है ना, कांग्रेस से सभी बातें करता है, तो इरविन बोलता है कि ठीक है, आपको देखिए ये कुछ ऐसा होता है कि आपने ना इससे पहले यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, जब यहां पर थे आप तो हमने क्या क्या मांगा था, इससे हमने जो मांगा था ये यहां पर, इसको हटा दीजिएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे इसको। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो है ना हमने कुछ बातें मांगी थी यहाँ पर, है ना, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, 4 बातें हमारे सामने ये आया था। उत्तरदायी सरकार, गवर्नेंट स्टेट, अखिल भारतीय संघ स्थापना और मौलिक अधिकार हमने मांगा था। कहां पर मांगा था? तो 1929 से पहले, है ना। रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले हमने मांग लिया था। तो बोला कि रिपोर्ट आया तो हमने नेहरू जी के हिसाब से मांग लिया ये सब चीजें। तो ये बातें ना रेमजे बोला कि ये चीज दे सकते हैं उसको, शायद खुश हो जाए। ये मतलब ऐसा है कुछ कि पहले आपने जो छोटी छोटी बातें पिताजी से मांगी होगी और बाद में स्कूटी मांगी होगी, तो इन दोनों के डिफरेंस में ना पिताजी बोलते बेटा पहले ये दे देते हैं, बाद में स्कूटी ले लेंगे, ठीक है। तो रेमजे वाले ने फिर दिमाग लगाया, इरविन को भेज करके बोला कि मैं ब्रिटेन से आया हूं, मैं आप लोग के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। आप लोग चाहते थे ना मैं डोमिनियन स्टेट आपको बना के दूं, तो मैं आपको देने को तैयार हूं, मतलब मैं आपको डोमिनियन स्टेट दूंगा, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं बेटा क्या कर रहे हो, है ना। नेहरू जी बोलते हैं बेटा क्या कर रहे हो, बैंक का जो आप जो चेक दे रहे हो ना, ये आउटडेटेड चेक है अब आपका, है ना। आउटडेटेड चेक का मतलब होता है, जैसे आपको पता है चेक का एक डेट होता है, 2 महीने 3 महीने के बाद वो चेक का कोई वैल्यू नहीं है ना। तो वैसे ही आपने जो लेट किया है ना, उसके चक्कर में आपने ऐसे बैंक का चेक दिया है जो बैंक ही पूरा दिवाला निकल चुका है अब, है ना। उसके चेक की कोई वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ में अब आपको देना पड़ेगा पूर्ण स्वराज। तो इरविन बोलता है माई बाप अब ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं वापस जाता हूँ। वापस चला गया। वापस जाकर रेमजे के पास फिर से गिड़गिड़ाए वो। रेमजे ने बोला कि फिर से ऐसा करके कुछ जाओ कि कुछ इनके मतलब का चीज उनको दो, ठीक है। तो फिर गोलमेज सम्मेलन में आते हैं और गोलमेज सम्मेलन में जो है ना 3 गोलमेज सम्मेलन लगातार होता है ना। और तीनों का अर्थ याद रख लीजिएगा, जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो पहला जब सम्मेलन हुआ, इसको मैं थोड़ा सा इतिहास में थोड़ा डिटेल बताऊंगा, सम्मेलन में क्या क्या बातें हुई थी, है ना। सम्मेलन में, फर्स्ट सम्मेलन में जो है कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, है ना, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब दूसरा दूसरा जब बात आया, दूसरा गोलमेज सम्मेलन की, जैसे तैसे करके लोगों को बैठाने का प्रयास किया गया, है ना। हालांकि देखा जाए तो तीनों सम्मेलन में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है। लेकिन दूसरे सम्मेलन में क्या हुआ था, गांधी जी बोले कि बेटा इतना दूर से आया, ब्रिटेन आया से आया हो, तो एक काम करो, चलो चलते हैं यहाँ से, तुम्हारे साथ हो चलते हैं, इतना मेहनत तुमने किया है, शायद हमारी बात भी तुमको समझ में आ जाए। तो अपना बकरी उठाए और चल दिए लंदन, है ना। बकरी के साथ गए थे, याद रखिएगा, गांधी जी।
क्यों बताया था कल मैंने? हाँ, वो बकरी का दूध पीते थे, ठीक है? तो बोले कि मेरी बकरी मेरे साथ रहेगी, है ना? और साथ में लेके चले गए। एक कपड़ा लपेटा और चले गए लंदन। रैमजे मैकडॉनल्ड सामने खड़े हैं और बोले ये बुढ़ा व्यक्ति बकरी के साथ कौन चला रहा है ना? और जब सामने पहुंचे तो बोले कि यही है गांधी जी, है ना? बोले ये गांधी जी, मैं तो कुछ और सोचा था गांधी जी को, ठीक है? तो अब उसके हिसाब से जो है ना, गांधी जी ने बोला कि भैया देखो, मेरा एक ही स्टेटमेंट है और वो है कि अब भारत को जो है ना, अब 3-5 में नहीं फंसना है, मुझे पूर्ण स्वराज जो है, कांग्रेस ने भी इसको पारित कर दिया है, पूर्ण स्वराज चाहिए। रैमजे मैकडॉनल्ड बोला कि ये तो मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं भले ही पीएम हूं यहाँ का, लेकिन मेरा सिस्टम क्राउन के हिसाब से चलता है ना? उसने भी बोला, तो गांधी जी वापस आ गए। तो दूसरा जो सम्मेलन था, बस ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी जो है ना दूसरे सम्मेलन में शामिल हुए थे, लेकिन क्या बात नहीं हुई थी, याद रखिएगा, यहां पर गांधी जी शामिल हुए लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला था, है ना? यानी इसका परिणाम क्या हुआ? निष्कर्ष नहीं निकला और तीसरा सम्मेलन भी ऐसे तैसे चला गया, है ना? तो तीनों सम्मेलन जो है, याद रखिएगा, विदाउट निष्कर्ष खत्म हो गया। बात बात होगी। जैसे अब मान लीजिए आप बोलेंगे कि एग्जाम्पल समझते हैं, पिताजी की सैलरी जो है ना 60,000 रुपए पर मंथ है, आपको चाहिए निंजा S2, है ना? निंजा S2, याद रखिएगा, जिसकी, हाँ मतलब जिसके जो पैसा है ना, जो शायद मुझे लगता है 60 लाख या 1 आध करोड़ के आसपास, हाँ ठीक है, चलिए उसी के आसपास है। तो अगर अब हम कह रहे हैं 60,000 सैलरी कमा रहे पिताजी और हमको चाहिए निंजा S2 जैसी बाइक, है ना, जो हवाओं में बात करती है, तो अब पिताजी बोलेंगे स्प्लेंडर लेना तो ले ले चुपचाप, है ना? स्प्लेंडर लेना है ले ले, कुछ लेना है ले ले, S2 की तो बात नहीं कर। तो वही रेमजे, अब आप सोचिए, आप पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे भारत की भूमि पर कोई अंग्रेज नहीं चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या कंडीशन होगा, है ना? गांधी जी यही स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब है S2 निंजा मांग रहे हैं ये अपने लिए, है ना, उस हिसाब से। लेकिन रेमजे बोल रहे हैं कि भैया हमारा तो सैलरी नहीं, हमारे तो औकात ही नहीं, हम उसे दे नहीं पाएंगे आपको। तो निष्कर्ष कैसे मैच करेगा? आप कुछ ऐसा बात बोलिए कि कुछ ऐसा चाहिए जो आप वो दे सके आपको, है ना? तो लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया और दोनों की बहस में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और निष्कर्ष नहीं निकला तो तीसरे में गए ही नहीं, है ना? तीसरा सम्मेलन सिर्फ गांधी जी दूसरे सम्मेलन में कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि किस गोल सम्मेलन में जो है, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुंचे थे, तो दूसरे में याद रखिएगा। और पूछा था तीनों में कौन गया था? अम्बेडकर जी, है ना? अम्बेडकर जी को एक सूर था, याद रखिएगा, और वो सूर था सामुदायिक रूप से, है ना, जो सामुदायिक क्षेत्र था, खासकर ऐसे लोग जो हिंदुत्व में थे लेकिन साथ ही साथ उनको शूद्र समझा जाता था, है ना, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से बात कर लिया। और जब अंग्रेजों से अम्बेडकर जी ने बात कर लिया तो अंग्रेजों को लगा अब इसको फूट डालने का मौका मिल गया मुझे, है ना, मुझे मिल गया कि हिंदुओं को तो हम बांट सकते हैं। और एक टुकड़ा किया था, याद रखिएगा, मुस्लिम के आधार पर, दूसरा टुकड़ा किया आपके अंग्रेजों के आधार पर, यूरोपियंस के आधार पर, तीसरा टुकड़ा कर दिया इस्लाम के आधार पर, और ऐसे करते करते जो है टुकड़ा होते चला जा रहा है ना? तो ईसाई जितने धर्म थे, धर्म के आधार पर बांट दिया सबको। याद रखिएगा, धर्म के आधार पर बट गए थे हम 1909 के आसपास, ठीक है, 1919 में पूरी तरीके से बढ़ गए थे। ध्यान रखिएगा, 1909 में पहली बार मुस्लिम लीग को अलग से जगह दे दिया गया, याद रखिएगा, निर्वाचन में। और 1919 में जो है ना, सभी धर्मों के आधार पर चीजें जो है बंटवारा कर दिया, कि बोला कि अलग अलग धर्मों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाएगा, 1919 में कर दिया गया था ये, ठीक है। 1935 आने के बाद जो है ना, अब हिंदू के अंदर बंटवारा कर रहे हैं, और हिंदू के अंदर क्या बंटवारा करेंगे कि हिंदू के अंदर जो जो लोग रहते हैं, है ना, उनमें उनको अलग सांप्रदायिक बंटवारा कर देंगे। तो यहां पर जो है अंबेडकर के लिए एक बात कर दी गई। अंग्रेजों ने क्या किया, यानी अंबेडकर को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचक क्षेत्र दे दिया गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्र दे दिया किसको? अंबेडकर को। अंबेडकर बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको सामुदायिक रूप से जो है उनका निर्वाचन क्षेत्र मिल गया है। गांधी जी बहुत गुस्सा हो गए और इस समय जो है यरवदा जेल में थे वो, है ना। गांधी जी का सिचुएशन जो था वो थे कहां पर? यरवदा जेल, है ना। अब ये जो जेल है, यही गांधी जी क्या करते हैं, इसको जैसे सुनते हैं वो चले जाते हैं कहां पर? भूख हड़ताल पर। बोले कि जेले में नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है। और ऐसे में जो है भूख हड़ताल पे चालू कर दिया। अंबेडकर जी को बहुत लोग गए, नेता लोग गए समझाने के लिए कि अगर उनको कुछ हो गया ना, तो जो आपको सांप्रदायिक रूप से अलग से मिल रहा है वो तो छोड़ो, भारत भी आजाद नहीं होगा कभी जिंदगी में, है ना। गांधी जी को अगर कुछ हो जाता है तो बहुत गंदा वाली स्थिति आ जाएगा भारत में, ठीक है। तो ये बात समझकर अंबेडकर जी बोले सुलह कर लेते हैं, है ना। तो दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं यहाँ पर, इसको गांधी अंबेडकर पैक्ट कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, संधि। ये दोनों मिलकर संधि करते हैं, अंबेडकर जी और गांधी जी। और संधि के नाम पर क्या करते हैं कि अब बंटवारा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, केवल सीट की संख्या में बढ़ोतरी कर देंगे। सीट की संख्या किसके लिए? सांप्रदायिक आधार पर जो सीट रहेगी
उसकी संख्या में वृद्धि कर देंगे, याद रखिएगा, है ना। तो यहां पर एक अंबेडकर और गांधी पैक्ट हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये घटना है इसी 1935 के एक्ट से पहले हो रही है, ठीक है। अब स्थिति जो है इसी के साथ जो है, याद रखिएगा, रैमजे मैकडोनल्ड ने जो है बोला कि डोमिनेंट स्टेट्स ऊपर हम कुछ दे नहीं सकते, मैक्सिमम हम दे सकते हैं आपको क्या, उपनिवेशक राज्य डोमिनेंट स्टेट बना देंगे आपको, है ना, उसके अलावा जो है उससे ऊपर का हाथ मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो स्थिति ये होती है कि अब सारी चीजें जो है ना गंभीर स्थिति में चली जाती है, और इधर भारत क्या करता है, अब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो है प्रयास करना चालू कर देता है ना। मतलब अब यहां से जो है पूर्ण स्वराज का मांग चालू हो चुका है लगातार, अब उसके लिए आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। अब आंदोलन स्टार्ट होगा तो अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पर 1935 के आसपास की कंडीशन में आ रहे हैं हम लोग, है ना। ये सारी घटनाएं जो है 1933 के आसपास हो रही है, याद रखिएगा, 1933 के आसपास। क्यों? क्योंकि 32 तक जो है आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ, और उसके बाद जो हमारे पास जो परिणाम आ रहे हैं, उस परिणाम में हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आते हैं। जैसे अब ये कुछ रिपोर्ट्स याद रखिएगा, कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आते हैं, जैसे साइमन कमीशन का रिपोर्ट है, याद रखिएगा, साइमन कमीशन को हमने कितना भी अपोज किया हो, उसका विरोध किया हो, लेकिन उसके रिपोर्ट को 1935 के घटना में शामिल किया गया था, है ना। हमने कितना भी प्रयास किया उसको शामिल ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद उसे शामिल किया गया था। उसके अलावा जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट को जो है ना, उसने बोला कि मेरे रिपोर्ट को ही कैसे करना है, वो उसने बताया कि मेरे रिपोर्ट को कैसे यूज करना है आपको, है ना। तो साइमन कमीशन का जब रिपोर्ट आया तो बोला कि एक काम करिए, पहले साइमन कमीशन के रिपोर्ट को संयुक्त समिति को भेजिए, है ना। मतलब यहां पर आपको ये रिपोर्ट कहां भेजना है, संयुक्त समिति को भेजना है। और संयुक्त समिति क्या होती है, तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट में, है ना, संसद में एक ऐसी समिति होती है जिसको हम लोग कंबाइन कमेटी कहते हैं, है ना, जिसमें विपक्ष पक्ष दोनों शामिल होते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त समिति। वो कोई भी अगर आप रिपोर्ट, जैसे अभी आपका आरक्षण बिल, आपने पता है आपको, महिला आरक्षण बिल, याद रखिएगा, महिला आरक्षण बिल पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पूरे लगभग 1999 के बाद, 1999 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने कोई बिल लाया हो और वो फेल हो गया हो। 1999 का पहली बार ऐसा हुआ है अभी, है ना। तो ये देखिए, मोदी सरकार की थोड़ी सी हार हो गई है। ठीक है, हार किस बात पे, मान लेते हैं कि आपकी किस सरकार है और आपकी बात नहीं मान रहे लोग, तो ये वो घटना घटी है। तो हर जगह पर, जैसे छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है, याद रखिएगा, विशेष सत्र लाया जा रहा है, किसके लिए, विपक्ष का जो है निंदा करने के लिए, निंदा सत्र लाया जाएगा कि हम आओ चुगली करें, है ना। जैसे होता है ना कि स्पेशल 4 बजे के बाद जो महिलाएं बैठती हैं, बोलती कि चलो खाना खा लिया, अभी तो कुछ तो लगेगा, बात लगेगा, है ना। तो वो महिलाओं के साथ एक किटी पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, फिर आओ बहन चुगली करें, है ना। तो वो जो चुगली करने वाला जो टाइम होता है ना, कभी एक फ्लो में चलता है। तो वैसे ही हमारी सरकार क्या कर रही है, ये 6वां सत्र है, ध्यान रखिएगा। अभी तक के इतिहास में 25 जो हमारा साल हो चुका है ना, 26वां साल चल रहा है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि हमारी सरकार यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने बार विशेष सत्र बुलाया है, तो ये 6वां है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये सारे फैक्ट आते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार का कोई बिल गिर गया है या बिल हार गया है, और वो 1999 के बाद पहली बार अभी हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब बातें कुछ फैक्ट्स हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर संयुक्त समिति बैठी है ना, संयुक्त समिति क्या करेगी, उसको जांच करेगी, है ना। तो संयुक्त समिति से जब गुजरेगा तो उसे पास किया जाएगा, और फिर इससे बनेगा क्या, हमारा 1935 का एक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहां से हमारा 1935 का एक्ट शामिल किया जाता है, याद रखिएगा, को बुलाया जाएगा, है ना। तो गोलमेज सम्मेलन हो चुका है, तीसरे निष्कर्ष हमारे सामने खत्म हो चुका है ना। गांधी जी ने विरोध करना स्टार्ट किया, यरवदा जेल में बैठकर भूख हड़ताल किया, और उसके बाद दोनों के मध्य जो है ना, संधि हो गया। आरक्षण को बढ़ाने के लिए या सीटों को बढ़ाने के लिए बात कर दी गई, रिजर्वेशन जो है यहां से बढ़ा था, याद रखिएगा, बंटवारा नहीं होगा, है ना। निर्वाचक के रूप में जो है, अगर निर्वाचक के रूप में बंटवारा हो जाता तो हमेशा के लिए अलग हो जाते, और वो अलग नहीं होने दिया गांधी जी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों ने मिलकर समझदारी से जो है इस सांप्रदायिक सीट की संख्या को बढ़ा दिया, जिससे बंटवारा नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब क्या होता है, तो 1935 का एक्ट जो आ रहा है ना, उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी वो आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्या शामिल करेंगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को शामिल करेंगे, ठीक है। दूसरा शामिल करते हैं, याद रखिएगा, संयुक्त समिति की जांच रिपोर्ट को, है ना। और तीसरा याद रखिएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट को, और चौथा गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट के अलावा जो है नेहरू रिपोर्ट को भी शामिल करेंगे। ये हमारे पास 1935 का अग्रगामी रिपोर्ट है, याद रखिएगा। यानी 1935 को बनाने के लिए ये 4 रिपोर्ट को पढ़ा जाता है, तब जाकर हमारा 1935 का एक्ट तैयार होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम 1935 में चले। अब तो इतना था आपके 1935 तक पहुंचने के लिए कहानियां, या जहां तक आप पहुंच सके, ठीक है। चलें आगे। अब देखिएगा, 1935 के एक्ट में प्रावधान लाया गया, है ना। उसका प्रावधान क्या था, प्रावधान था सबसे पहला, अखिल भारतीय संघ
स्थापित करना, जो कि नहीं हुआ। ये ध्यान रखिएगा, कोई राजा, सोच के देखिए, कोई राजा बोलेगा कि मैं अपना राजपाट छोड़ दूं और ले जाओ मेरा संपत्ति पूरा और भारत सरकार को दे दो। 562 राजा थे टोटल, है ना। वो 562 राजा को जोड़ते 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 हालत खराब हो जाती। ये सोच के देखिए कि आज की महिलाएं स्वेटर नहीं बुनती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि अभी स्टार्ट करूंगी तो कब तक पूरा होगा, है ना। पहले की महिलाएं टाइम था स्वेटर बुन लेती थी। वैसे ही समझिएगा कि 562 राजाओं को जोड़ना कितनी बड़ी बात थी। अंग्रेज ने बोला हमसे ना होगा भाई, हम किससे किससे जाके बात करें और सबको जोड़ते रहे, तो अखिल भारतीय परिषद या संघ की स्थापना नहीं हो पाई। क्या देखिएगा, है ना। तो नेहरू रिपोर्ट का पहला स्टेटमेंट कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था, वो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो 1935 में ये नहीं होता, याद रखिएगा। कब होगा? 1948 के बाद होगा, जब हम आजाद हो जाएंगे तभी ये होगा, है ना। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं और वो एक एक जन से बात करते हैं, प्रॉपर जा, याद रखिएगा, सबको जोड़ते हैं, चाहे वो दिमाग से जोड़े, चाहे लालच देके जोड़े, या किसी भी चीज से जोड़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी, याद रखिएगा, है ना। इन्होंने प्रयास किया था सभी राजाओं को जोड़कर, जिसमें हैदराबाद, कश्मीर और आपके जो जूनागढ़ है ना, उस 3 राजा नहीं माने थे, बाकी सारी राजाओं को जो है इन्होंने मना ही लिया, है ना। तो ये 562 रियासत के राजाओं को जोड़ दिए थे, बस 3 राजा को छोड़ दिए थे, याद रखिएगा। 3 राजाओं के जोड़ने का तरीका जो है ना थोड़ा अलग तरीके का, है ना। हैदराबाद के साथ क्या किया, पुलिस आर्मी भेज दी थी अपनी, है ना। वो डर के मारे जुड़ गए फिर वहां पर, है ना। वहां आपका जो जूनागढ़ वाला जो क्षेत्र, गुजरात वाला जो क्षेत्र है, वहां के लिए क्या किया था, तो वहां पर जो है ना जनमत करा दिया। वहां की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, है ना, तो कोई दिक्कत थी नहीं वहां पर। तो ऐसे तैसे करके वहां के जो राजा थे वो सीधे पाकिस्तान भाग गए, है ना। आपको पता होगा, मैंने एक बार पहले ही बताया था, इनकी ना लगभग 20 रानियां थी। ये जो राजा थे, है ना, जूनागढ़ के राजा जो थे, वो 20 रानियां थी। अपनी रानियों को छोड़कर भाग गए, है ना, अपनी रानियों को छोड़कर भाग गए। और जितने डॉगी पाले थे लगभग 40, सबको उठा के ले गए, है ना। तो मुझे समझ में आया कि महिलाओं से प्रेम नहीं था इनको, है ना, क्योंकि रानी छोड़ गए और डॉगी लेके चले गए थे पाकिस्तान। ठीक है, तो ये उनके साथ एक केस हुआ था। कश्मीर के साथ तो खतरनाक केस हुआ था। कश्मीर के जो राजा थे, है ना, वहां पर जनसंख्या जो है ना वो मुस्लिम जनसंख्या थी। राजा थे हिंदू, वो पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते थे, और वहां की जनता उनको भारत के साथ मिलना नहीं देते थे। ठीक है, स्थिति ये हुआ कि जब पाकिस्तान ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने टेलीफोन किया किसको, नेहरू जी को, बोले कि हमारे को बचा लो। अब बचा लो के चक्कर में हमने आर्मी भेजा, जैसे तैसे करके हमारे बीच में संधि हो गई, और संधि होकर जो है कश्मीर आपके भारत में मिलने को तैयार हो गया। ठीक है, जब तक पाकिस्तान उकसाता नहीं उसको, तो वो नहीं उक सकते, है ना। तो तब जाकर हमारे 3 राजा जो है हमसे जुड़े थे, याद रखिएगा। तो ऐसे करके जो है 1948 के बाद हमारे बाकी पूरा का पूरा अखिल भारतीय संघ जो है डेवलप हुआ था, है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो पहला प्रावधान याद रखिएगा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया, यह लागू नहीं हो पाया। ठीक है, इसके अलावा जो है भारत परिषद खत्म करना, है ना। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में एक भारत परिषद की स्थापना की गई है, जिसका जो वहां मुखिया होता था भारत सचिव, है ना, याद होगा आपको। तो भारत सचिव जो मुखिया है ब्रिटेन में बैठा हुआ है, जो बिना मतलब की सैलरी ले रहा है ना, उसको बोले उसको खत्म कर दो, तो भारत परिषद खत्म हो गया। कहां पर? ब्रिटेन में। ठीक है, याद रखिएगा, ये ब्रिटेन में है। तो भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया ब्रिटेन में। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रांत में द्वैत शासन, हमने 1919 में पढ़ा कि प्रांत में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था। प्रांत के द्वैत शासन या द्वैत शासन को भी समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब समाप्त किया गया और कब लागू किया गया। तो 1919 में लाया गया, 1935 में खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये कहां शिफ्ट हो गया है, अब ये शिफ्ट होगा केंद्र में। ये द्वैत शासन जो है केंद्र में आ जाएगा, तो प्रांत में द्वैत शासन यानी 2 प्रकार का शासन जो है वो खत्म हो जाएगा अभी, है ना। तो 1919 में से लागू किया गया था, 1935 में खत्म कर दिया गया। द्वैत शासन समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता बढ़ाई गई। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रांत में हटाकर द्वैध शासन कब लागू किया केंद्र में, तो इसमें कर दिया। मतलब बोले प्रांत से हटाओ, इसको केंद्र में लागू करो, है ना। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया यहां पर। इसके अलावा जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा, है ना। पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए सरकार बनी है ना, सरकार मतलब 20 लोग मिलकर मान लीजिए सरकार बन लिए, मैं सरकार का नेता हूं, मान लेते हैं, और मैंने बहुत बड़ा गबन कर दिया, 500-700 करोड़ रुपए खा लिया। ठीक है, तो मैं किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था पहले, मैं खा लिया ना,
तो आप मेरे को जेल भेज दो, मैं वापस आके पूरा पैसा खा लूंगा फिर से। ठीक है, मतलब पहले सिस्टम ये था, सरकार जो है अगर कुछ करती थी तो वो अकेले जिम्मेदार होता था, बाकी लोग नहीं होते थे। तो बाकी लोग उसको कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि बाकी लोग जिम्मेदार ही नहीं है, तो वही खा लिया है तो भैया जाओ तुम जेल जाओ, है ना। लेकिन अब यहाँ पर बोला गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अगर एक कोई गलती करेगा तो सब के सबको निकाल दिया जाएगा। तो अब बोले अब ऐसा गलती मत करना। जहां पर आप टीम वर्क करते हैं ना, तो देखा है ना कि कोई गलती कर रहा होता है तो उसको डांटते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन गलती करने नहीं देते क्योंकि टीम का नंबर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में से सामूहिक प्रणाली के साथ जोड़ दिया गया कि अब जो है आज ही अभी की जो सरकार है ना वो ऐसे चलती आ रही है। अभी की सरकार भी ऐसी ही चलती है जहां पर उत्तरदायित्व जो प्रणाली आती है वो सामूहिक रूप से आती है ना। अगर सरकार में से कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो पूरे सरकार को उसका भुगतान करना पड़ता है, याद रखिएगा। इसलिए स्मिथ ने कहा है कि भारत की सरकार साथ तैरती है और साथ डूबती है ना। तो ध्यान रखिएगा, साथ तैरती है और साथ डूबने वाली सरकार भारत की सरकार है। वो सबका हाथ पकड़ के चलते हैं एक साथ। अगर एक ने भी गलती किया तो उसको छिपाने के लिए दूसरा तुरंत माइक पे आ जाएगा, बोले ऐसा तो अभी आपने सुना होगा कई ऐसे केस होते हैं, है ना। तो कई ऐसे केस में जो है एक व्यक्ति कुछ गलती करेगा और उसी गलती को छिपाने के लिए दूसरा व्यक्ति माइक पे आ जाएगा और बोलेगा ऐसा कभी कभी तबियत खराब होता है तो हो जाता है ना। तो वो इस कंडीशन में भारत सरकार याद रखिएगा। तो यहीं से वो सरकार बनी है हमारी, उत्तरदायी सरकार इसे कहा जाता है ना। तो सामूहिक रूप से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से। तो हमारी सरकार अभी जो है ना अगर रिस्पॉन्सिबल है ना, जैसे कि अगर बोलेंगे तो कभी भी कोई भी सरकार में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग वित्त मंत्री की बात कर ले, अमित शाह की बात कर लेते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, मतलब राष्ट्रपति आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपने अपना काम कैसे किया है, ठीक है, तो व्यक्तिगत हो गया। लेकिन जब वो लोकसभा में बैठेंगे तो सामूहिक होंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, सामूहिक उत्तरदायी लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति। ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी मंत्री का आदमी, हमारा कैबिनेट मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से, तो राष्ट्रपति के प्रति होता है ना। राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन जब बात आएगी सामूहिक रूप से तो लोकसभा में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए खड़े होकर सबके सामने आपको पूरा का पूरा स्पीच देना पड़ता है ताकि आप क्या काम किए अभी तक, कैसे काम किया अभी तक, कितना पैसा यहाँ लगा है, वो सब बताना पड़ता है। इसलिए इसको सामूहिक उत्तरदायी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिएगा, इसके अलावा जो है प्रावधान हमारे सामने आ गया है ना, मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना। यहां पर सारे स्टेटमेंट क्लियर हैं आप लोग की, सारी बातें ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा जो है थोड़ा लिस्ट लंबा है, याद रखिएगा। प्रांतीय, स्वायत्त और प्रांतीय शासन, है ना। प्रांतीय स्वायत्त और प्रांतीय शासन की बात जब कहते हैं तो याद रखिएगा, प्रांतों में जो है अब शासन के लिए क्या बन गया है, द्विसदनीय शासन। द्विसदनी का मतलब होता है जहां पर दो सदन होगा, है ना। लोकसभा राज्यसभा दो सदन है, हमारे यहाँ विधानसभा विधान परिषद दो सदन है। तो जब केंद्र में बात आएगी तो लोकसभा राज्यसभा की बात होगी और राज्य बात आएगी तो विधानसभा और विधान परिषद होती है। आपको पता होगा, देखिए मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, अगर अभी आपको अगर समझ में नहीं भी आता है तो बस सुनते हुए चलिएगा, आगे जाकर ना रिलेट कर पाएंगे आराम से। कभी कभी क्या होता है ना, पिक्चर अगर आप बीच से देखते हैं तो धीरे धीरे जब खत्म होते रहता है मूवी ना, या फिर बात समझ में आने लगती है तो फिर लास्ट का शुरू का समझ आता है, ऐसा होता है ना। तो वही पर समझिएगा कि यहाँ पर द्विसदनीय शासन हमने पढ़ा हुआ है ना। तो द्विसदनीय शासन क्या होता है, जहां पर दो प्रकार का पार्लियामेंट होता है, संसद जिसे कहते हैं हम लोग, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। यहीं पर सरकार बैठती है, हमारे लिए कानून बनाती है। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है प्रांतीय शासन में, द्विसदनीय शासन, यानी दो सदन यहाँ पर बनाया जाएगा प्रांतों में, जो कि टोटल कितने रहेंगे, कितने प्रांत में, 6 प्रांत में, ठीक है। तो 6 प्रांत में द्विसदनीय सिस्टम लागू हुआ था, याद रखिएगा। शासन, स्वायत्त, है ना। स्वायत्त का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, गवर्नमेंट, या इसको आप बोल सकते हैं लोकल बॉडी, है ना। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है, पहले केंद्र का स्थिति आपको मैंने बता दिया था, द्विसदनी था। केंद्र की द्विसदनी अब कहां आ चुकी है, प्रांतों में आ चुकी है, ठीक है। केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रांत स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे और उसका मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। अब यहीं पर द्विसदनी होगा तो इसके अंदर आपके विषय होंगे, याद रखिएगा। और विषय में 3 प्रकार के विषय होंगे इसमें, एक होगा केंद्र का विषय, राज्य का विषय और समवर्ती विषय, कॉन्क्योर, है ना। केंद्र का विषय का मतलब केंद्र सरकार जिस पर कानून बनाएगी उसे केंद्र का विषय कहेंगे, राज्य की सरकार जिस पर कानून बनाएगी उसे राज्य का विषय, और उसके बाद समवर्ती जब दोनों कानून बना सकेंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा राज्य परिषद जो है यहां पर स्थापित हुआ था। तो अब देखिएगा अब हमारे पास दो सिस्टम है, दो सदन है ना। एक आपका केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधानसभा और एक है राज्य परिषद, याद रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास जो सदन है जहां पर काम हो रहा है वो दो प्रकार का है। एक है आपका केंद्रीय विधानसभा और दूसरा कहलाएगा राज्य परिषद, है ना। दो परिषद है हमारे पास, याद रखिएगा। अब दोनों जगह पर काम चलता है हमारा। तो पहले तो ये याद रखना कि हमारे पास टोटल संख्या कितनी है ना, दोनों को मिलाकर के जो है हमारे पास टोटल संख्या कितनी है। तो संख्याओं के आधार पर याद रखिएगा
राज्य परिषद में जो है ना टोटल सदस्यों की संख्या 260 है। मैं फिर से बोलूंगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है, संख्या याद करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 साल 15 साल में अभी तक एक बार भी इस संख्या को नहीं पूछा गया है, और आगे भी मुझे पता है इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, अगर आपकी किस्मत खराब ना हो तो, है ना। तो ये याद रखिएगा कि 260 तक जो है ना कभी आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या करें, कभी कभी ना व्यापम पीएससी पागल हो जाता है, याद रखिएगा, और उस जगह पर कभी भी कुछ पूछ दिया तो बाप बोलेंगे सर तो बोले थे नहीं पूछा, है ना, नहीं पूछते कभी, तो कभी कभी किस्मत खराब हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो याद रखिए 260, और 260 में जो है ना ये दो बंटवारे में याद रखिएगा, 104 है ना निर्वाचित, एक नॉमिनेट, और 156 याद रखिएगा, दो कैटेगरी में यहाँ पर। एक तो हम लोग निर्वाचन करेंगे, इसको बोलेंगे नॉमिनेशन, यानी चुनकर आना, और इसको हम बदलेंगे वोट, निर्वाचित करके लाना, है ना। एक इलेक्शन के माध्यम से जब आप वोट देंगे तो आएंगे इतने लोग, और इनको कौन चुनेगा, वायसराय का कार्यपालिका नॉमिनेट करके ला देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉमिनेट हो जाएंगे 104 लोग नॉमिनेशन करके, और एक होंगे इलेक्शन करके, ठीक है। अब 375 लोग यहां पर हैं 375 में 250 और 125, 250 निर्वाचित और 125 याद रखिएगा नॉमिनेशन में आता है। देखिए अब क्या क्या और हो रहा है, ये बात समझ में आ गई कि केंद्र और राज्य परिषद। अगर आपको माइनर भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं आप लोग, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, क्वेश्चन को ऐड करके रखिएगा अपने दिमाग पर, कितने माइनर पर लेके जाएंगे मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, ये वाला जो टाइम है ये माइनर टाइम नहीं है, ये आपको समझने वाला टाइम है, क्योंकि जब आप शुरू से स्टार्ट करते हैं ना तो आप एक फ्रीक्वेंसी पहुंच चुके होते हैं, और ये हम उस फ्रीक्वेंसी पे है जहां पर इसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा तो पूरा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि इससे पहले हमने काफी कुछ एक्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद जो है यहाँ पर डेवलप हो चुका है, 2 सदन आ चुका है केंद्र में, और उन सदनों के पास संख्या आ चुकी है हमारे पास 375 और 260 की, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या ऐड किया गया 1935 के एक्ट में, याद रखिएगा। तो देखिएगा इसके अलावा जो है वयस्क मताधिकार ये प्राप्त नहीं हुआ था, याद रखिएगा। इसके अलावा मत के या मताधिकार का क्षेत्र बढ़ा, ठीक है। मताधिकार का क्षेत्र बढ़ने का मतलब है कि मैं वयस्क मताधिकार तो नहीं मिला था हमको, याद रखिएगा। हमको सबसे पहली बार जो वयस्क मताधिकार मिला था, जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो वोट देने का अधिकार मिलता है, उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है हमको 18 साल के हिसाब से वोट देने का नहीं मिलता था, जो पढ़ा लिखा होता था यानी कि ग्रेजुएट होता था उसी को सिर्फ वोट देने मिलता था, या फिर जिसके पास जो है ना बड़ी जनसंख्या में पैसा होते थे या बड़ी जनसंख्या में प्रॉपर्टी होते थे उनको मिलेगा, तभी वो वोट देने का। इसलिए जो है ना सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था अंग्रेजों के टाइम पर, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी समय जो है याद रखिएगा, इसी एक्ट के तहत वर्मा देश को क्या कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। याद रखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में कि वर्मा देश से जो है भारत को अलग कब किया गया था, 1935 के एक्ट के तहत किया गया था 36 में, ठीक है। तो 35 से एक्ट आया गया और 36 में उसको अलग कर दिया गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है सिंध, उड़ीसा, है ना, कुछ राज्य है याद रखिएगा जिसमें सिंध का नाम आता है, उड़ीसा का नाम आता है, नए प्रांत बने, सिंध और उड़ीसा को नया प्रांत बना दिया गया। न्यायालय के अंतर्गत याद रखिएगा अपीली न्यायालय नहीं, है ना, अपीली न्यायालय नहीं है हमारे पास। अपीली न्यायालय समझते क्या होता है, जहां पर अगर आपके ऊपर कोई क्राइम फिक्स कर दिया गया आप कहीं अपील नहीं कर पाएंगे, है ना, मतलब आपको परमानेंट फांसी सजा होगी, अपीली न्यायालय नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है इसमें मूल अधिकार की बात की गई, इसमें प्रस्तावना नहीं था, याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें प्रस्तावना नहीं था। 1935 के एक्ट में सभी एक्ट में प्रस्तावना था, याद रखिएगा, है ना। जब आप कोई काम करते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए कोई सभा में बैठा है तो एक व्यक्ति आएगा सबसे पहले कि आपको पता है कि हम आज क्यों मिले हैं यहाँ पर, ऐसा बोलेगा, है ना। तो वो जो है वो प्रस्तावना है, याद रखिएगा। तो इसमें कोई प्रस्तावना नहीं था, सीधे से फैक्ट आ गया था हमारे सामने, ठीक है, इसमें प्रस्तावना नहीं रखा गया था। इसके अलावा जो है अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया था, है ना। मैंने बताया था अवशिष्ट शक्ति क्या होती है, जो फ्यूचर में प्लानिंग होगी या कोई ऐसी शक्तियां जो कि आगे जाकर जोड़ी जाएगी या बनाई जाएंगी, उसको हम अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, और इसको दिया गया था किसको,
ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1935 का एक्ट था ये कंप्लीट। बताइए अब क्वेश्चंस देखिए और बताइए मुझे क्या समझ में नहीं आया आपको। अच्छा, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको क्या क्या याद करना है तो वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा इसमें आपको सबसे पहले क्या याद करना है इसमें, है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखना है ये जो मैंने एमपी किया है इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, इसको याद करिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है प्रांत में द्विसदनी शासन, ये तो बेसिक है, इनको याद रखिएगा, ये तो इतिहास में आप पढ़ेंगे वापस, ठीक है। इसके अलावा जो है आप बस ये ध्यान रखिएगा कि दो सदन जो है डेवलप हो चुका है केंद्र में, आपने पहले ही पढ़ा 1919 में, है ना। अब इसके अलावा जो है यहाँ पर याद रखिएगा वर्मा देश को कब अलग किया ये पूछा जाता है ना। और उसके अलावा जो है प्रस्तावना नहीं था इसमें, अवशेष शक्ति का प्रयोग जो है जीजीआई ही कर सकता था, ये याद रखिए। 4-5 टॉपिक, है ना। मतलब याद तो पूरा करना है बट ज्यादा अच्छे से याद रखना है, इनको याद रखना है, ठीक है। ये कंपेरिजन टू ज्यादा एग्जाम के करीब है, याद रखिएगा, ठीक है। बताइए जल्दी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग। तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा स्वतंत्रता अधिनियम, कल हम आजाद हो जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। कल का टॉपिक रहेगा हमारा 1947 स्वतंत्रता अधिनियम। कल हम आजाद भी होंगे और संविधान को बना डालेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा ये। तो जैसा कि मैंने कहा था आप लोग को पढ़ा